नमस्कार, आप देख रहे हैं रात 10 बजे और जिसमें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने की खबर। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले रिपोर्टर खुद बताएंगे अपनी खबर अपनी जुबानी। तो आइए देखते हैं रैपिड रिपोर्टर राउंड अप। रेल जोन की ट्रेनों में लगभग कोरोना संक्रमण के दौरान यानी लगभग पिछले 2 सालों से बंद अनारक्षित टिकट आज से मिलना शुरू हो जाएगी। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। हालांकि ये फेज मैनर में इसकी शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में आज यानी 1 जून से 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित टिकट मिलेगी। आपको बता दूं, जिन ट्रेनों में आरक्षित टिकट मिलेगी आज उसमें दुर्ग से राजेंद्र नगर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस है, दुर्ग से निजामुद्दीन जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, दुर्ग से सारनाथ जाने वाली छपरा तक जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस है और दुर्ग से नौतनवा जाने वाली नौतनवा एक्सप्रेस है। आपको बता दूं कि फेज मैनर में रेलवे ने इसकी शुरुआत की है और कहीं ना कहीं अनारक्षित श्रेणी की टिकट मिलने से यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक इसके लिए आरक्षण कराना पड़ता था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मंत्रालय में चपरासी यानी भृत्य के रिक्त पड़े करीब 80 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार होगा जब लोक सेवा आयोग के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की जा रही है। आपको बता दूं कि अभी तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिर्फ द्वितीय श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब चतुर्थ श्रेणी के लिए भी भर्ती की जा रही है। लगभग 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 34 पद जो हैं अनारक्षित श्रेणी के लिए रखे गए हैं। देश भर में एलपीजी सिलेंडर के नए दाम आज से लागू हो गए हैं। हालांकि इस बार सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम वाले जो नीले सिलेंडर आते हैं उनके दामों में कमी की गई है और घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रायपुर की बात कर लें तो रायपुर में जो कमर्शियल सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम वाली जो टंकी रहती थी, जो अभी 2547 रुपये में मिल रही थी, अब उसके दाम 2409 रुपये 50 पैसे कर दिए गए हैं। मतलब 137 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। इस कटौती से कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे चाय ठेले और नाश्ता ठेला चलाने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर घरेलू उपभोक्ताओं को भी उम्मीद थी कि उन्हें भी कुछ कमी की जाएगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी की गई है, घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उदयपुर नव संकल्प शिविर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर का आयोजन रायपुर में यहां पर किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस शिविर का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, उनका संबोधन भी हुआ। पीएल पुनिया जो प्रदेश के प्रभारी, उनका भी संबोधन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनका भी संबोधन हुआ। उसके बाद फिर जो उदयपुर में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनका जो उद्बोधन था उसको सुनाया गया। इसके अलावा जो राहुल गांधी है उनका उद्बोधन था उसको सुनाया गया। और इसके बाद इस तरह से पूरा जो है प्रथम जो सत्र होता है उसका वो निपट चुका है। दूसरा सत्र जो है उस पर जो चिंतन शिविर जो उदयपुर में हुआ था उसमें जो नेता शामिल हुए थे, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, विकास उपाध्याय थे, ये जो नेता वहां पर अधिकृत रूप से शामिल हुए थे उनका भी यहां पर संबोधन होगा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भाजपा 2 जून से 14 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और इसके जरिए बताया जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए किस तरह से योजनाएं बनाई और जिसका फायदा जो है आज स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 100% लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ भाजपा कांग्रेस पर हमला हो गई है और यह बार बार कह रही है कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बात करने वाली कांग्रेस की सरकार अब छत्तीसगढ़ियों की नहीं रह गई। इसलिए अब भाजपा की पूरी तैयारी यही है कि वो किस तरीके से बताए कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, छत्तीसगढ़ राजभाषा के गठन में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। अब आने वाले समय में भाजपा की पूरी रणनीति है कि इन कामों को कैसे जनता के बीच बताया जा सके कि छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा लड़ाई लड़ी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में ड्रोन के जरिए हवाई बम गिराए जाने की शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल इस तरह की शिकायत को लेकर पत्र माओवादियों ने जारी करते हुए उन क्षेत्रों की तस्वीर भी जारी की थी जहां पर इस हवाई हमले की आशंका उन्होंने जताई थी। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस तरह की किसी भी हमले या गतिविधि की बात से इनकार किया था। बावजूद इसके शिकायत NHRC पर पहुंचने के बाद आदिवासी इलाकों में इस तरह के हवाई हमले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया गया है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और जल्द ही मानसून बस्तर पहुंचने वाला है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जरिए ही मानसून की दस्तक होती है और माना जा रहा है कि जून 9 से 10 तारीख तक मानसून बस्तर पहुंच जाएगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि आसानी चक्रवात की वजह से अभी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मानसून की आगे बढ़ने की रफ्तार कैसी रहेगी। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन हरकत में है। लगातार सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर में गोधन न्याय योजना और राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसे लेकर 23 राशन दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 4 नगर पंचायत सीएमओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। तो रैपिड रिपोर्टर राउंडअप ने आपने आज दिन भर की अपडेट देखी। अब शुरू करते खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों के साथ राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त भूलन द मेज फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को बधाई दी और उसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने सीएम से बात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी भूलन कांदा मेज जो है फिल्म देखी है। कैसी लगी फिल्म और आपको याद भी आ गया होगा अपना बचपन का भी, आप कैसे देखते थे? गांव के जीवन इसमें होते और गांव की व्यवस्था भी यही प्रकार के होते और सब जन मिलजुल के सब फैसला करते और वो लोग सब जन मानते। तो बिल्कुल ये जन फिल्मांकन है, डायरेक्शन है और एक्टिंग है, सब वो बहुत बढ़िया बने हैं। बहुत दिन बाद अच्छा पिक्चर देखे। इसमें क्या चीज सबको सबसे अच्छी लगी जो आपको टच की? ये जो गांव के जो लोग हैं, जो सहज सरल रहते हैं, जो इनोसेंट कहते हैं, वो सबसे बढ़िया। इस फिल्म को पुरस्कार भी मिला है, आपने भी इनके निर्माताओं को सम्मानित किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्में बनती तो है मगर इस स्तर पर नहीं पहुंच पाती, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि छत्तीसगढ़ में कहानियों की कोई कमी नहीं है और यदि उसे सही ढंग से खोजा जाए तो बहुत सारी जो कहानियां हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाया जा सकता है, ये इस पिक्चर के माध्यम से बात सामने आई है। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ ये फिल्म देखी और इस फिल्म की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ना तो कथा की कमी है, ना तो कहानी की कमी है, ना ही प्रतिभाओं की कमी है। इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रैपिड। रायपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हो गया और सत्र के पहले दिन उदयपुर में लिए गए फैसले को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। उदयपुर में हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संबोधन को LED के जरिए सुना गया। शिविर में संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रस्ताव रखा, जिसे शिविर में मौजूद सभी लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उदयपुर में जो दिशा निर्देश मिले हैं उसे पूरे प्रदेश में पूरा करना है और 50-50 के फॉर्मूले पर सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर विधायक अंडर 50 है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी को घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से प्रतिभाशाली युवा जगह लेने के लिए तैयार है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी मोहन मकाम ने कहा कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देंगे, युवा और अनुभवी दोनों को साथ लेकर हम चलेंगे। हमारे यहाँ तो ज्यादा ही होंगे, अब विधायकों को गिन लीजिए। विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आएंगे, अंडर 50 होंगे। जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, बृहद चर्चा भी होगी और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है।
तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा हुई। इसमें 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं, कोई चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कल सभी संभागों और 3 जून को सभी जिलों में भाजपा के नेता पत्रकार वार्ता लेंगे। आज एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा। केंद्र की योजनाओं के कारण देश में गरीबी के प्रतिशत में गिरावट आई है और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है। और रमन सिंह ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे चला गया। 2014 के बाद कांग्रेस अधिकांश राज्यों में चुनाव हार गई है। कांग्रेस को प्रशिक्षण देने वाले भी पार्टी से भाग रहे हैं। कांग्रेस चिंतन की जगह चिंता में डूबी है। उनके चिंतन शिविर इतना ज़्यादा होने लगे, चिंता होने लगी उनको। इनका जो प्रमुख ट्रेनर था, कोच जिसको कहा जाता है, वो मैदान छोड़ के भाग गया है। कांग्रेस किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहती। एक लोगों को पकड़ के लाए थे प्रशिक्षण के लिए, वो भी भाग गया। तो इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्त बहुमत की सरकार भी आई और लगातार वो मजबूत हो रही है। गरीब कल्याण के 8 वर्षों में अनेकों कार्य हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है, जिसमें जनता कांग्रेस प्रत्याशी हरिदास भारद्वाज का नामांकन आज स्क्रूटनी में अवैध पाया गया। निर्धारित प्रस्तावकों से कम प्रस्तावक होने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी राजू शुक्ला और रंजीत रंजन का नामांकन सही पाया गया। इसी तरह से दोनों का राज्यसभा जाना तय है। ऐसी स्थिति में वोटिंग की स्थिति भी नहीं बनेगी। इधर राज्यसभा के लिए जनता कांग्रेस के प्रत्याशी खड़ा करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हरिदास भारद्वाज ने मैं हूं ये बताने के लिए नामांकन भरा है। अब वो अपने, हालांकि उनके कोई सदस्य थे ही नहीं, लेकिन अब मैं हूँ ये बताने के लिए उन्होंने, मैं भी हूँ ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा कर लिया होगा, ऐसा सोचता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जबलपुर दौरे को लेकर जहां पार्टी उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है, तो वहीं नड्डा के ससुराल में भी अपने दामाद के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जेपी नड्डा आज और कल रात जबलपुर में ससुराल में ही रहेंगे, जहां अरसे बाद उनकी मुलाकात रिश्तेदारों से होगी। बनर्जी परिवार घर में जमाई षष्ठी की रस्में निभाएगा। उनसे चर्चा की हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर के दामाद हैं और ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचेंगे, अपने ससुराल में पहुंचे। माता जी से मैं जानना चाहता हूं, दामाद जी घर आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, उनका ये दौरा है, कितना उत्साह है और क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो बहुत है। हम लोगों को एक दामाद को ये होता है कार्यक्रम जो है, तो उसमें उनको स्वागत करेंगे हम, और उनका स्वागत में हम कपड़ा, मिठाई सब देना है वो देते हैं। दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, कब से नड्डा साहब नहीं आ पाए और अब क्या खास तैयारियां हैं? विगत 2 वर्षों से उनका आना नहीं हो पाया है, जब से कोरोना काल चल रहा है। इसके पहले जब वो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तब उनका आखिरी आना हुआ था। आप बताइए कि क्या तैयारी है और खास तौर पर नड्डा साहब क्या पसंद करते हैं खाने में? नड्डा साहब जो हैं खास तौर पर जो है हेल्दी फूड पसंद करते हैं, साथ ही साथ हमारे बंगाली डिशेस भी पसंद करते हैं। तो हमारे बंगाली में जब भी कुछ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन में भी जो होता है, फेवरेट जो होता है वो है सरसों माछ। राष्ट्रीय अध्यक्ष यूँ तो सबसे बड़े एक चेहरे बीजेपी के देश में है, लेकिन परिवार का दामाद जो है वो जबलपुर आज पहुँच रहा है। यही वजह है कि बनर्जी परिवार में जबलपुर के खासी तैयारियाँ जेपी नड्डा के इस जबलपुर आगमन के चलते की जा रही हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। ग्वालियर की ऐतिहासिक और रियासतकालीन 116 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन रेलवे की फाइलों में बंद हो चुकी है। इस ट्रेन को दोबारा हेरिटेज लुक में लाने के लिए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोशिश भी की थी, लेकिन आलम यह है कि अधिकारियों ने प्रस्ताव को हवा कर दिया है, जिसके चलते ये ट्रेन कबाड़ होने लगी है। अब इसे लेकर राजनीति भी हो रही है।
कभी ग्वालियर को उसके आसपास के इलाकों से जोड़ने के लिए लोगों की लाइफ लाइन रही नैरो गेज ट्रेन 1.5 साल पहले बंद हो चुकी है। इस ट्रेन के अतीत को संजोए रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहल की थी। सिंधिया इस ट्रेन को हेरिटेज लुक के साथ ग्वालियर में चलाना चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी और प्रशासन के अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल ग्वालियर रियासत के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया ने 1893 में सिंधिया स्टेट रेलवे की शुरुआत की थी। इसके बाद ग्वालियर शहर में नैरो गेज ट्रेन 1905 में शुरू हुई। तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया ने लाइट नैरो गेज ट्रेन चलाई थी। ये ट्रेन लश्कर, मुरार और हजीरा तीनों उपनगरों को ग्वालियर से जोड़ती थी। बाद में इसे श्योपुर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 116 साल पुरानी विरासत को बचाने की पहल की जा रही है, लेकिन अफसर इस पर अमल को लेकर जरा भी संजीदा नहीं दिखते। तो मेरा कहना यही है ना कि उसको केवल ये कह देने से कि हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसका कोई डिटेल वर्कआउट अभी किसी ने किया नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँगा संबंधित अधिकारियों को कि उसको वर्कआउट करें, डिटेल वर्कआउट करें, उसका कंसेप्ट बताएं, उसको कंसेप्ट विजुअलाइज करें स्वयं और फिर सामने उसका कोई प्रपोजल नहीं आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जब तक ग्वालियर में प्रस्तावित हेरिटेज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक इन कोचों की नीलामी न की जाए और न ही ग्वालियर से रायरू तक ट्रैक को उखाड़ा जाए। लेकिन अब जब प्लान हवा हो गया है तो उस पर राजनीति भी हो रही है। अधिकारियों की सारी ऊर्जा उनको खुश करने में लगती है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लगती है। अधिकारियों को अपनी कथनी और करनी होगी। उसके बाद ही मुझे लगता है कि इस शहर का डेवलपमेंट हो पाएगा। रियासतकालीन इस ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया था, लेकिन अब इसकी बेकदरी हो रही है। रेलवे यार्ड में खड़े ट्रेन के डिब्बों की हालत खस्ता है। ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि ये ट्रेन फिर ट्रैक पर लौट पाएगी। 16 साल पुरानी ग्वालियर की नैरो गेज ट्रेन अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। हालांकि इसको शुरू करने की कवायद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, लेकिन वो कवायद भी अब कहीं न कहीं फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में अब कह पाना मुश्किल है कि ये ट्रेन फिर से ग्वालियर शहर की सड़कों पर वापस लौट पाएगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। देखते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें बिग न्यूज में। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के एक ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। सौरभ ने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2022 मेरी क्रिकेट यात्रा का 30वां साल है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे लोगों का भला हो। इसके बाद कहा जाने लगा कि सौरभ ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने स्पष्ट किया कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य के साथ कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हुए आतंकी हमलों की निंदा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी एक ही मांग है, आतंकियों से सुरक्षा दी जाए। वे वापस जाकर बसे थे, लेकिन फिर वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था, चुन चुन कर मारा जा रहा है। ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को 2 जून यानी कि कल और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। जानकारी के मुताबिक राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर अभी वक्त मांगा है, जबकि सोनिया 8 जून को पूछताछ में शामिल है। कुछ और खबरें विस्तार से। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ ही 5 ग्रामीणों को गोद लेंगे और उनके स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। कॉलेज प्रबंधन का कम्युनिटी मेडिसिन के तहत नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत दाखिला लेने वाले छात्र ग्रामीण परिवेश से रूबरू होंगे और ग्रामीणों में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन का बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये ग्रामीण परिवेश में चिकित्सा सुविधा प्रदाय को वृद्धि करने की ओर ही ये हमारा NMC की ओर से निर्देशित प्रयास रहा। यह कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत संचालित हो रहा है। पूरे अस्पताल में पहाड़ी कोरवाओं को और सभी संरक्षित जनजातियों को विशेष प्रयास के तहत
उनको मदद की जाए। और हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें 18 गांवों को गोद लेने वाले हैं जो हमारे अर्बन हेल्थ सेंटर और रूरल हेल्थ सेंटर में नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है टोटल जितने भी विलेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, उस लिस्ट में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज को सेंटर बनाते हुए और रैंडमली सेलेक्ट किया उस विलेज को, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। बैतूल में एक बार फिर रेत माफिया की दबंगई सामने आई है। रेत माफिया ने महिला बीट गार्ड ललिता धुर्वे की कुचलने की कोशिश की और उसके बाद महिला बीट गार्ड ने साहस का परिचय दिया, लिहाजा रेत माफिया ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि जिले के घोड़ा डूंगरी स्थित वन विभाग के नाके पर जांच के दौरान अवैध रेत लेकर जा रहे माफिया ने जब भागने की कोशिश की तो महिला बीट गार्ड ने दौड़ लगाकर ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने बीट गार्ड को कुचलने की कोशिश की, लेकिन महिला बीट गार्ड का हौसला देखकर रेत माफिया मौके से फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। मुंबई में 21 और 22 को मिस एंड मिसेज रॉयल ग्लोबल क्वीन का आयोजन किया गया था और इस अंतर्राष्ट्रीय फैशन कॉन्टेस्ट में जांजगीर की अंतरवीणा सुनीता जांगड़े ने मिसेज रॉयल ग्लोबल अवार्ड जीता है। इस आयोजन में बांग्लादेश समेत देश भर की मॉडल शामिल हुई। वहीं कई अभिनेत्री भी इस कॉन्टेस्ट में पहुंची और मॉडलों का उत्साह बढ़ा। अवार्ड जीतने के बाद जांजगीर लौटी अंतरवीणा ने कहा कि उन्होंने कॉन्टेस्ट के लिए काफ़ी मेहनत की थी और सफलता मिलने पर बेहद खुशी है। आने वाले समय में अब उनकी कोशिश है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले फैशन कॉन्टेस्ट में शामिल हो ताकि छत्तीसगढ़ का साथ देश का नाम रोशन हो। अनुभव बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही कठिनाइयों के साथ शुरुआत हुई थी। पिछले 3 महीनों से हमारी ऑनलाइन ग्रूमिंग जो चल रही थी वहाँ से तैयारियाँ चालू हुई और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ड्रेस कैसे लेना है, थोड़ी कठिनाइयाँ आई, पर अंत में जब क्राउन सर पे मिला तो बहुत ही खुशी हुई। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए तेज खबरों को बुलेटिन फास्ट 50। नमस्कार।